हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के सिलेबस को, साथ ही साथ यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो वैसे स्टूडेंट्स जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और वैसे स्टूडेंट्स जो यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ना चाहते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स लेना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे टेस्ट को भी आप अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतर से और बेहतर हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। टॉपिक वाइज तो आप लोगों का क्लास रहेगा ही, साथ ही साथ बीच बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी आप लोगों को करवाऊंगी, जैसे आज का जो क्लास है। तो ये आपको मिसलेनियस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते रहे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए, यूट्यूब पे आप लोगों को मैं फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इसलिए आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर आप लोग कर दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि यह मान लेना। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप बीपीएससी में जो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आप पीजीटी लेवल का दे रहे हैं। यूपी में आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पीजीटी का लेवल का दे रहे हैं। तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पीजीटी लेवल के पूछे जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को कवर करने का। पहला क्वेश्चन है कि यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्य सामाजिक नियोगिताएं समाप्त हो गई हैं, यह कथन किसका है। अगर बोला जा रहा है कि अगर हम ऐसा बोल दें, ठीक है, अगर ऐसा घोषणा कर दिया जाए, ठीक है, समाज के द्वारा कि हाँ अस्पृश्य हम समाप्त कर दे रहे, ये नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, अस्पृश्य जो है वो समाज में रही जाती है। तो ये किसका है? के.एम. पानिकर जी का है। इन्होंने क्या माना है कि किसी बोल देने से या घोषणा कर देने से ऐसा नहीं होता है। के.एम. पानिकर कौन थे? तो ये प्रसिद्ध पत्रकार, इतिहासकार, प्रशासक और राजनीतिक थे और इनका पूरा नाम है कावालम माधव के.एम. पानिकर। उन्होंने 1955 में उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स। इसमें उन्होंने इसके संदर्भ में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया है कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांट कर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जा सकता है। वो मतलब बोल रहा है कि 1957 में जब भूदान यज्ञ किया गया था और या फिर उससे जो यज्ञ भूमि प्राप्त हुई थी या फिर कोई अन्य और कारण से अगर जो भूमिहीन किसान हैं हम उनको अगर भूमि बांट देते हैं तो 3 लाख जो ऐसे परिवार हैं जिनके पास भूमि नहीं, उनको हम पुनर्वास कर सकते हैं। ये किसने कहा था? तो योजना आयोग ने सन 1957 में जब वो उन्होंने अध्ययन किया था इसके संदर्भ में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। तो बोल रहा है कि जब भूदान आंदोलन किया गया था तो ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ भूमि को कलेक्ट करके रख लेंगे या फिर भूमि का बंटवारा कर देंगे। तो ये एक आर्थिक और राजनीतिक क्रांति की भी एक पहली कदम थी। ये बात किसके द्वारा? जेपी नारायण जी के द्वारा किया गया था। भूदान वर्ष कब था? तो 1951 में प्रारंभ हुआ था और इसमें स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन ये कार्यक्रम चला था। तो ये जब आंदोलन किया गया तो इसके द्वारा भूमि का पुनर्वितरण किया गया। सिर्फ कानूनी मतलब जरिया नहीं रह गया था वो, बल्कि ऐसे लोगों तक भी पहुंचाया गया कि ताकि जिनके पास भूमि नहीं है वहां तक वो भूमि पहुंच सके। नेक्स्ट है कि भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ हुआ था? तो पहले तेलंगाना आंदोलन हुआ था, उसके बाद भूदान आंदोलन
हुआ था? तेलंगाना आंदोलन जो कि क्रांतिकारी कृषक आंदोलन था वो 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का प्रमुख नारा यह था कि किसानों व कृषि श्रमिकों के कर्जों को पूर्णतः माफ किया जाए। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो विनोबा भावे जी के द्वारा। कब प्रारंभ किया गया, तो 1951 में प्रारंभ किया गया। और ये कैसा आंदोलन था, तो ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। उसके बाद नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में हुई। ठीक है, तो इस 4 लाइन में आप 3 आंदोलनों के डेटों के बारे में देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा है कि कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है? तो ये कथन किसका है? क्रोबर महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए हैं? तो अनुसूचित जाति और सामाजिक के आर्थिक सुधार के लिए प्रयास किए महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था? तो कब से प्रारंभ किया गया था? 1950 से प्रारंभ किया गया था। और वर्ष 1976 में परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया था। अगर ये भी पूछता है तो किस वर्ष चेंज कर दिया गया, तो 1976 में। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किसने किया? यानी सामाजिक दूरी पैमाना जो है ये आपका कीवर्ड है, ये किसका है? तो बोगार्ट्स महोदय का है। किसका है? बोगार्ट्स महोदय का। ठीक है, फिर वही पूछ रहा है कि सामाजिक दूरी सोपान किसका है? तो ये बोगार्ट्स महोदय का होगा। जहाँ भी आप सामाजिक दूरी मापक, सामाजिक दूरी पैमाना देखेंगे तो वो बोगार्ट्स महोदय का होगा। ये सब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया है? तो ये किसने दिया? ऑस्कर लेविस ने। गरीबी की संस्कृति क्या है? तो ये भी कीवर्ड है, इसको आप पकड़िएगा। ठीक है, अमेरिकी मानव शास्त्री ऑस्कर लेविस ने एक लंबे समय तक मैक्सिको एवं प्यूर्टो रिको के शहरी जो समाज थे वहाँ का उन्होंने अध्ययन किया था। इस अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने कल्चर ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का संस्कृति की अवधारणा दी थी। कब दी थी? तो 1950 के दशक में दी थी। और ये जो गरीबी की संस्कृति था इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम लोग देखें तो क्या क्या था, तो बहुत सारे विद्वानों का मानना था, यह कहना था कि लेविस ने किसे संस्कृति का है, तो उसे सही मायने में संस्कृति नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस संस्कृति की बात वे कर रहे हैं वो बृहद संस्कृति का एक अंग है। उसकी अवधारणा को अधिक से अधिक गरीबी उपसंस्कृति कहा जा सकता है। लेविस महोदय ने बताते हैं कि गरीबी की संस्कृति किसी गरीब परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है, बल्कि ये पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित विकसित समाज की विशेषता है। उसको बोला जा रहा है गरीबी की संस्कृति। तो इसी प्रकार से संस्कृति उस समाज में पाई जाती है जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के फलस्वरूप बेकारी है। गरीबी की जो संस्कृति है ये एक प्रकार का साइकिल है। क्या है? एक प्रकार का वंचन का साइकिल है, डिप्रिवेशन का साइकिल है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि गरीबी की संस्कृति किसका है? तो ऑस्कर लेविस का है। जहाँ भी आप देखिएगा, ठीक है, सामाजिक दूरी का पैमाना बोगार्ट्स, गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस, ये चीज़ ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, निर्धनता की संस्कृति, गरीबी की संस्कृति बोले, निर्धनता की संस्कृति बोले, ऑस्कर लेविस, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ अवधारणाएं दिए गए हैं और कुछ उनके विचारक दिए गए, जैसे 3 स्तरों का नियम, 3 स्टेजेस ऑफ कौन दिए हैं? तो अगस्त कॉम्ट दिए हैं। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? विल्फ्रेड पेरेटो जी के द्वारा। सामाजिक गतिशीलता किनके द्वारा दी गई है? तो सोरोकिन जी के द्वारा। और संस्कृतिकरण किसके द्वारा दी गई है? तो एम एन श्रीनिवास जी के द्वारा। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कौन अनुसरण करते हैं? तो वो जीएस घुरिया करते हैं, जिन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि भारत विद्या परिप्रेक्ष्य या अध्ययन का अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन माने जाते हैं? मतलब भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य ये जो थ्योरी है इसका यूज करके किसका अध्ययन किया जा रहा है? तो भारत का अध्ययन किया जा रहा है। तो ल्यूस ड्यूमा और जीएस घुरिया हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ कौन सी संस्था सोचती है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा और बेहतर समझा जा सकता है? तो वो हो जाएगा भारतीय विद्या अध्ययन
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज के जो गरीब है धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। मतलब आज के जो गरीब है उसको चौथी दुनिया कौन बोल रहा है? तो फ्रांस फैनन बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? फ्रांस फैनन। ऐसे भी याद रखिएगा, अमीन शरीफ ने चौथी दुनिया शब्द को परिभाषित किया था। ठीक है, चौथी दुनिया के रूप में कौन दलित को मान रहे हैं? तो फ्रांस फैनन और अमीन शरीफ ने चौथी दुनिया ये जो शब्द है इसको परिभाषित किया था। ये दोनों ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है। तो क्या नहीं है? तो ये पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है, ये सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा का नियम का अनुपालन करता है? तो दंड का जो प्रतिकारात्मक सिद्धांत है उसको वो कैसा है? तो वो जैसे को तैसा का नियम का अनुपालन करता है। नेक्स्ट है कि भावुकता प्रबल कहाँ होती है? तो भावुकता हमें प्रबल भीड़ में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा का संबंध निम्नांकित में से किस आंदोलन से था? तो बिरसा जी का जो संबंध है वो मुंडा विद्रोह से था। बिरसा मुंडा 19वीं सदी के प्रमुख आदिवासी जननायक थे उनके नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में मुंडाओं के महान आंदोलन, उनके आंदोलन का नाम क्या था? उलगुलाल, इसको मतलब अपना अंजाम दिया था। और बिरसा को मुंडा समाज में लोग भगवान के रूप में भी पूछते थे, कि बोलते थे कि वो भगवान का रूप है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का आरंभ किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा आपका अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। और इस आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कहाँ दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। और 8 अगस्त 1942 की पूर्व संध्या पर गांधी जी ने देशवासियों के समक्ष शंखनाद करते हुए कहा था कि एक छोटा सा मंत्र है जो मैं दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसे अपने हृदय पे अंकित कर लो और आपकी हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज़ आनी चाहिए। तो वो मंत्र था करो या मरो। तो देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने द्वारा। उसके पहले वो अहिंसा की बात करते थे, लेकिन जब देखे कि अहिंसा से काम नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा है, देश आज़ादी नहीं मिल रही है, तो फिर वो क्या किया, मतलब हिंसा का रूप लिए हैं। लेकिन कैसे लिए? तो उन्होंने अपने नारा के माध्यम से कि करो या मरो, मारो कुछ भी करो या फिर मरो। ठीक है, तो मतलब ओपन कर दिए सबको, बोले कि आपका जो जैसे हो सके आपको आज़ादी दिलाना है भारत को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है? तो वो कौन हो जाएंगे? अरस्तु महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, वो जीवन पर्यंत अपवित्र ही बने रहते हैं। ये कथन किसका है? तो भीमराव अंबेडकर जी का है। नेक्स्ट है कि विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में व्यक्त किया गया किसके द्वारा? तो आई बोल्स्टाइन जी के द्वारा ये विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया गया है। बोल्स्टाइन और वैश्विक प्रणाली के अन्य सिद्धांतकार मानते हैं कि विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बुनियादी अंतर्विरोधों से ग्रस्त है, जिसके कारण उसका अंत अवश्यंभावी है। भले शीत युद्ध के खात्मे सोवियत संघ के पराभव के कारण फिलहाल सारी दुनिया में उसका बोलबाला ना रहा हो, तो विश्व व्यवस्था का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, किनके द्वारा दिया गया? आई बोल्स्टाइन जी के द्वारा दिया गया है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है 30 नंबर भी क्वेश्चन आपका वैसा ही है। क्या पूछा जा रहा है? विश्व का विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विश्व व्यवस्था सिद्धांत मैंने आई बोल्स्टाइन, ये चीज़ याद रखिएगा। और उन्होंने कहाँ पे दिया था? तो उनकी जो पुस्तक थी द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, इसमें उन्होंने संसार के प्रमुख संस्थाओं की समीक्षा की। इस संस्थाएं पूंजीवादी विश्व के विकास के संदर्भ में इसकी बात की। वर्ग, जातीय समूह, राष्ट्रीय समूह आदि इनका विचार था कि वर्तमान जो विश्व है वो व्यवस्था से विश्व के सभी क्षेत्रों में शामिल है। इसके संदर्भ में वो उन्होंने गहन अध्ययन किया, इसके फलस्वरूप अपनी बात की। नेक्स्ट है कि आपको कौन सा जोड़ा सम्मेलन नहीं मतलब सही नहीं है, उसके बारे में बात करना है। तो रामपुरा गांव का अध्ययन किनके द्वारा किया गया था? एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और एम.एन. श्रीनिवास जो थे वो किस गांव को चुने थे? तो रामपुरा गांव को चुने थे। और उनके की जो जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए वे शिकागो स्कूल के कई प्रेक्षणों का भी वहाँ पे वे इसको यूज़ किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी वही है कि श्रीनिवास जी का जो होगा वो रामपुरा होगा। तो बाकी आप लोग याद रखिएगा, जैसे कैथलीन गफ ने तंजौर का अध्ययन किया, FV बेले ने BC पाड़ा, SC दुबे समीर पेट, तो इनका भी याद रखिएगा कि वो लोग कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है कि लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम परिघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई जाती है। कहाँ पे आपको देखने का, जो विश्व नगर है, महानगर है, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है कि निम्न में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का उदाहरण जनजातीय भारतीय समाज के अभिन्न अंग है, इसके बारे में बात की गई है। NK बोस तथा सुरजीत सिन्हा इस परिप्रेक्ष्य के प्रमुख विद्वान रहे हैं। उन्होंने भारतीय समाज और सामाजिक ढांचे को समझने के लिए भारत की इस समृद्धि और विभिन्नताओं वाली विरासत को ही आधार बनाया था, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य को ही सभ्यतागत दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है। इसके तहत जो गांव, जाति, जनजाति जैसे भारतीय समाज के विभिन्न तत्व इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और ये जो दृष्टिकोण है, ये सभ्यता के विभिन्न जितने भी पहलू हैं सबका अध्ययन करता है, उसके अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, ऐतिहासिक स्थितियों का अध्ययन करता है, तो इन सभी का आपात करता है। नेक्स्ट है कि आश्रिता सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जो आश्रिता सिद्धांत है यानी डिपेंडेंसी जो थ्योरी है वो गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रिता से संबंधित है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज आप लोग को इतने क्वेश्चन ही रहने दीजिए, कल फिर हम लोग इससे और आगे को क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के जितने क्वेश्चन हैं आप लोग उसको लर्न कर जाइए और इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।